हेलो एवरीवन, दिस इज सुशांत। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज व्हाट्सएप पे थी, कुछ बच्चों की क्वेरीज हमारे ऑफिस में थी, रिसेप्शन पे था। ऑफलाइन बच्चों ने कुछ पूछा, जो बच्चे इंक्वायरी के लिए आ रहे थे। तो हमें कुछ चीजें दिखा कि ये बच्चे इतने क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। उस वीडियो बनाने की प्रक्रिया में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन लिया है, तो जिसमें आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। पहला, कि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि सर कब से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, है ना। कब से, लाइक व्हेन आई हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, व्हेन आई हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन हमें प्रिपरेशन को कब से स्टार्ट करना चाहिए। कई बच्चों को डाउट ये होता है कि कब से हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं, राइट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कम से कम प्रिपरेशन के लिए 3 इयर्स का टाइम चाहिए। जस्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट विल गोना टेक अराउंड 1 ईयर टू कंप्लीट योर बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी, and also 1 year is going to take off some standard books like Lakshmikant, like Ramesh Singh, etc. Okay, standard books, and also कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में जो तीसरा साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, which requires for आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। एमसीक्यू टेस्ट देंगे ना, उसके लिए है। सेकंड, हम बात करते हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं। इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं 12th क्लास पास आउट करके ही आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इस तरीके से प्रिपरेशन को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप प्रिपरेशन आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या 12th में है, तो आपका प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। और ट्राई टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट मीन इट रिक्वायर्स रियली वेरी हार्ड वर्क एंड ऑल्सो योर टाइम। ठीक है। जो दूसरा क्वेरीज है आज के डेट में जो बच्चों ने पूछा हमसे, जो बच्चों ने कहा, वो क्वेरी है आपका कंफ्यूजन ऑफ मीडियम। किससे कंफ्यूजन है? मीडियम से। कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो मीडियम है हमारा, वो मीडियम है हमारा दैट इज हिंदी और इंग्लिश, राइट। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि मेरा मीडियम सर हिंदी है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि मेरा मीडियम इंग्लिश है। तो क्या सर हम इसमें अच्छा कर पाएंगे? बेसिकली आप अच्छा कर पाओगे। इसमें ये देखना, जो चीजें ले रहे हैं हम ले रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के पर्पज से, राइट। समझना इसमें क्या है। आज के डेट में क्या है कि हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट है वो यूपीएससी में कम है और इंग्लिश मीडियम की जो रिजल्ट है वो ज्यादा है। और इसमें बात करें यूपीपीएससी में, जो कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट बहुत ज्यादा है बट इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट बिलो है। तो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकें। तो मेरा कहना एक है कि आपको मीडियम पे ध्यान ना देकर आपको जो राइटिंग स्किल है आप उस पर ध्यान रखिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी, आप इंग्लिश मीडियम से तब भी, लेकिन कंटेंट को दोनों मीडियम में पढ़िए, प्लस न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करिए। कुछ जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा रेफरेंस के तौर पे लीजिए अपने आंसर्स के लिए। सेकेंडली, आपको बहुत सारे कंटेंट लाइक कुरुक्षेत्र योजना जैसे कंटों में मिल जाए तो आप उससे भी पढ़ने की स्टार्टिंग करें, राइट। तो मीडियम एक फैक्टर ना होकर मीडियम एक आपका कहीं ना कहीं अच्छा होता है कि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी का, अगर आप यूपी बेल्ट से हैं या फिर नदर इंडिया से, एक तरफ आपको इंग्लिश मिलती है, एक तरफ आपको हिंदी मिलती है, तो आपको पता है कि हमारे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। हमारे एक चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कंटेंट एंड योर ऑब्जर्वेशन ओवर दी टॉपिक्स। हमारे टॉपिक्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, हमारे पकड़ होना चाहिए। तीसरा आपको कंफ्यूजन है, जो सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन आपको देखने को मिला है, दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर हम कौन सा चूज करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और जिसमें हम स्कोर कर सके अच्छा खासा, राइट। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का कहना है कि जो हमारा ऑप्शनल है वो सर हमारे एकेडमिक्स में या हमने ग्रेजुएशन में जो ले रखा है या हमने जो 12th क्लास में पढ़ रखी है उनमें से ले लें, या ऐसा कुछ लें जो टॉपर्स हुआ करते थे, जो टॉपर्स का रिकमेंडेशन है उसमें से हम कर लें, या फिर जो मेरा
होलिस्टिक इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए, हमें उसके लिए जाना चाहिए कि उसमें से ऑप्शन चूज करना चाहिए, या हमें ध्यान रखना चाहिए विच आर स्कोरिंग सब्जेक्ट, विच आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, है ना। तो इन सब में कौन से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आई पर्सनली सजेस्ट यू ऑल कि सारे ऑप्शंस ठीक होते हैं, बट फिर भी हमें कुछ चीजें को ध्यान रखना है। इसमें से जो ध्यान रखना है, देखो क्या एकेडमिक्स है तो हमने पढ़ रखी है कुछ चीजें पहले से भी, राइट। और टॉपर्स क्या होता है रिकमेंडेशन में कि बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं वो अच्छा ही सलाह देते हैं ऑन कैमरा। इंटरेस्ट के तौर पे देखें, आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, हम इंटरेस्ट के लिए भी देखते हैं। प्लस कुछ स्कोरिंग होता है क्या सब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे समय में चेंज होता रहता है, ट्रेंड पे डिपेंड करता है ये। जैसे कभी एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेंड हुआ करता था, किसी कभी कभी PSIR का ट्रेंड हुआ करता था, कभी कभी सोशियोलॉजी का ट्रेंड हुआ, कभी हिस्ट्री का ट्रेंड हुआ। इवन आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है इन सबको चूज करते समय। अगर आप किसी पैटर्न में जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल एकेडमिक्स में जाएं या टॉपर्स के रिकमेंडेशन पे जाएं, इंटरेस्ट पे जाएं या स्कोरिंग सब्जेक्ट पे जाएं। फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, क्या आप उस सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग कर पा रहे हो। देखो कोई भी ऑप्शन लेने से पहले आप उस पर लिखने की कोशिश करो, राइट। अराउंड 3 to 4 पेजेस, सारे जितने भी आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए। जैसे एक बार आपने लिखा हिस्ट्री से, है ना, एक बार आपने लिखा पॉलिटिकल साइंस से, PSIR से, राइट, एक बार आपने लिखा ज्योग्राफी से, आपने एक बार लिखा इंडियन इकोनॉमी से, या फिर इकोनॉमी से लिखा आपने। तो आपने क्या किया कि सारे में से 3-4 पेज लिखना स्टार्ट किया, तो आपको ज्ञात होगा कि मैं किसमें अच्छा सा लिख पा रहा हूँ, किसमें मेरी आंसर राइटिंग सही हो सकती है। क्योंकि आंसर राइटिंग इज द ओनली थिंग जो आपके 500 मार्क्स फॉर द UPSC एंड 400 मार्क्स फॉर योर PCS। क्योंकि लेकिन PCS में इस बार ऑप्शनल को हटा दिया गया है, बट फिर भी आपके दिमाग में एक चीज तो होना चाहिए कि हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, राइट। प्लस आंसर राइटिंग के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है ऑप्शन में देखने की जरूरत है, वो ये है क्या जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका जो करंट अफेयर्स में यूज है आज के डेट में वो कितना आ रहा है, करंट अफेयर्स में कितनी चीज टच हो रही है। क्योंकि अगर हम इस चीज को फाइंड आउट कर ले रहे हैं, इट मीन क्वेश्चन जो ऑप्शन में आएंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो आंसर राइटिंग होगा जो वो करंट अफेयर से लिंक्ड होगा। अगर आप आंसर राइटिंग को समझना है तो करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज समझोगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अराउंड 300 प्लस अगर आपको गेन करना है तो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पर्सनल वॉइस। जो आपका जो खुद की आवाज है, जो आपको कहता होगा नहीं भाई हमें इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, हमारे सीनियर क्या बोलते हैं, टॉपर्स क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड क्या है। इवन आप कई बार होंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि आप इस तरीके से ऑप्शन ले लीजिए जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो, बस ट्रस्ट में एक ही चीज मैटर करता है, जो आपका ऑप्शनल है, जो है आपका जो इनर विल पावर है, वो आपको बता देगा कि आपको ऑप्शनल क्या लेना चाहिए। सेकेंडरी हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे की क्वेरी है बच्चों की, दैट इज वेयर टू स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ UPSC एंड PCS टाइप के एग्जामिनेशन। देखो हमें पहले समझना है पहले नंबर पे दैट इज सिलेबस। पहले तो एक बार आप थॉरो रीडिंग कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो कि सिलेबस है क्या। सिलेबस को A to Z इसको पूरा रट डालो, A to Z पहले तो क्या करना है, रटना है। देखो 3 स्टेप है इसके, पहले तो आपको रटना है, फिर दूसरा समझना है, फिर तीसरा किसी को सुना देना है। क्या देना है, सुना देना है किसी को। सुना देने से क्या होगा कि आपको वो चीजें अपने कंठस्थ हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी आगे के टाइम के लिए। प्लस आपको देखना है कि सिलेबस के बाद हमने जो स्टार्ट की प्रिपरेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके NCERT पैटर्न है। NCERT को समझना पड़ेगा क्योंकि NCERT एक तरीके का बेस है आपका। क्या है आपका बेस, तो इस बेस को समझना जरूरी है। इस बेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 चीजें जो कि आपको समझना है यहाँ पर, दैट इज फर्स्ट थिंग कि आपका जो भी कंटेंट है वहां पर, जो भी आपका कंटेंट है, क्या कंटेंट हमारे UPSC के सिलेबस से टच होता है, होगा ही, मैक्सिमम सिलेबस टच होता है NCERT का। प्लस सेकंड ध्यान रखना है जितने भी डेटा या फैक्ट हैं उसमें, जितने भी डेट्स हैं, डेटा मतलब या फिर जितने भी फैक्ट्स हैं, डेट्स हो सकते हैं आपके, ईयर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैक्ट हो सकते हैं, कुछ लॉजिकल चीजें जो आपको वहां पे फैक्चुअल रूप में दिखा गया है। प्लस तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमने पढ़ा तो क्या उसको हम आंसर राइटिंग के लिए देख सकते हैं, क्या उसे हम आंसर राइटिंग के लिए देख सकते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखना है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो कैसे स्टेप वाइज स्टेप है। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस, सेकंड यू हैव टू गो फॉर द एनसीईआरटी, थर्ड बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर स्टैंडर्ड बुक्स। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि आपको मार्केट में मिल सकती हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कुछ बुक्स हो सकती है, कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए हो सकती है। जिन बच्चों को कंप्लीट बुक लिस्ट चाहिए वो ऑफिस में आके पता कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इस बुक को हमने बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर रखा है कि आप जो है जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं या मैगजीन्स हैं इन सबको भी पढ़ना है साथ में। मैगजीन्स को पढ़ेंगे तो फायदा ये होता है कि हमारी जो माइंडसेट है वो काफी ग्लोबली डेवलप होना स्टार्ट होता है। बुक आप हमारे ऑफिस से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आइए आप लेके जाइए। हिंदी में भी इंग्लिश में भी कंप्लीट बुक लिस्ट मिल जाएगी आपको। मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह की मैगजीन आपको देखना चाहिए, है ना, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह की मैगजीन देखना चाहिए, जो कि आपका क्या है, जो कि गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट सरकार ने ही इसे निकाल कर रखा होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में है, जैसे जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स अगर मार्केट में है उसको लेना स्टार्ट करें। लास्ट में जो हमें आपको समझना है वो है आपका आंसर राइटिंग। जितनी भी चीजें हमने पढ़ रखी है इसका हमें आंसर राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो इसमें हमारा ही घाटा है, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग करते समय हमें 2-3 चीजों को पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा रखा है और कितनी चीजें हम लिखने योग्य हैं, सो दैट हम लोग आगे चल के कैपेबल होंगे। इवन आंसर राइटिंग करने के बाद आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि एमसीक्यू जितना मैक्सिमम हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये हो गया, ये बात है कि हम लोग स्टेज प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें। आगे है ओवरकम फ्रॉम फेलियर। ओवरकम फ्रॉम फेलियर देखो क्या है, हम लोग ओवरकम होना चाहते हैं फेलियर से। कई बार लाइफ में कई बच्चे कई एग्जाम्स को लेकर फेल होते रहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल एक बच्चा जो आया उसने कहा कि सर आई वांट टू बी ओवरकम फ्रॉम द फेलियर ऑफ माय पास्ट। तो उसने कहा कि सर मैं एसएससी का एग्जाम दे रखा हूँ, एसएससी का एग्जाम दे रखा हूँ, बट मेरा एसएससी एग्जाम नहीं हो रहा है, बट मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करना चाहता हूँ इसमें भी मुझे क्या हो रहा है, एक फियर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है क्या मुझसे होगा या नहीं होगा। इस डर की वजह से वो बच्चा काफी कंफ्यूज था। तो आज हम इसको समझते हैं कि जो एसएससी का बच्चा है, जो उसने प्रिपरेशन की और उसने एग्जाम 2 बार दिया 3 बार दिया, नहीं हो पाया, तब उस बच्चे को यूपीएससी के लिए आना है। क्यों आना है? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं एसएससी के लिए फिट नहीं हूँ। तो उसने कहा कि हम यूपीएससी के लिए आए। यूपीएससी के लिए आया बच्चा, तो वो भी फिर से उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो मेरे को इसमें कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, नहीं कर पाया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे रिलेटिव होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, क्या कहेंगे, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि ओवरकम ऑफ द फेलियर का होना, मतलब आपको निकल के आना किसी फेलियर के माइंडसेट से या फियर से, आपको उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो करना है, एक चीज जो है three particular circle. First is your base. बेस को आप पढ़ डालिए विद द हेल्प ऑफ सिलेबस। आप जैसे इसको बेस को पढ़ोगे सिलेबस के साथ में, तो ट्रस्ट मी आपकी जो फेलियर का जो फियर है ना, वो धीरे धीरे हल्का हल्का गायब होना स्टार्ट होगा। सेकेंडली, आपको एग्जाम देना नहीं है, बट आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बट एक बार रीडिंग करनी जरूरी है, एक बार रीडिंग करना जरूरी है। तो आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा नहीं यार मैं उस क्वेश्चन को करने लायक हूं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। टर्सरी, लास्ट जो आपकी जो सबसे बड़ी चीज है ओवरकम को दूर करने के लिए, दैट इज जो भी हमने पढ़ रखा है चीजें, जो भी हमने पढ़ रखा है चीजें, उसको एक स्लाइटली जो आपका स्पाइरल नोट्स आते हैं, दैट इज अराउंड 150 पेजेस, 150 पेजेस के स्पाइरल नोट्स में है। अब इसको इस पेज के अंदर समराइज कर दीजिए। क्या करना है हमें? समराइज। क्या पढ़ा है आपने वहां पर? आपने 3 चीजें पढ़ी, एक तो बेस समझा, सिलेबस को देखा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा। इन सबको समराइज करना 150 पेज में। ट्रस्ट मी, आपको जो भी फियर है, फियर ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, इट विल कंप्लीटली गॉन अप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिगिनर की स्टार्टिंग कैसे करें? जो बिगिनर है हमारे, जो बिगिनर हैं, मैं बिगिनर के लिए ही बता रहा था आपको कि बिगिनर जो होते हैं, आपको पहले तो सिलेबस के लिए जाना है, ठीक है, फिर उसके बाद कोशिश करना है कि कुछ चीजें आगे देखें जो एनसीईआरटी के साथ टच में हो, कुछ पैटर्न को समझते हुए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, जो कि हिंदी मीडियम का अलग हो सकता है,
इंग्लिश मीडियम का अलग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी वो मीडियम कभी भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मीडियम एक ऐसा चीज है जिसको लेकर हमेशा प्रोटेस्ट टाइप की चीजें भी देखी गई है। हमारे 2013 के आसपास सुसाइड से रिलेटेड जो मुद्दा उठा, उसके बाद भी लोगों का कहना था कि इंग्लिश सर इंग्लिश हटा देना चाहिए, इंग्लिश नहीं होना चाहिए। बट कई लोगों का कहना है, और अभी हाल ही में एक रिकमेंडेशन है कि यूपीएससी को सीसैट को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं उनके जो नंबर्स हैं वो डेली डेली बढ़ते चले जा रहे हैं। हर एग्जाम में उनकी संख्या देखने को ज्यादा मिलती है, जिसमें हमें ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के आर्ट फील्ड के बच्चे चाहिए, बट उस फील्ड के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ छोटे से सेशन में, 5 मिनट के सेशन में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज, हम जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत सारे चीजें सुनते हैं सीनियर से, टीचर से, यूट्यूब पे, इवन यूट्यूब पे जो भी चीजें होती है कंटेंट आपकी, अपने पेरेंट्स से सुन सकते हैं कि बेटा आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के साथ साथ आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। कोच के लिए आपको कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी कहूंगा ऑनलाइन मेथड पे आने के बाद में, ऑनलाइन सोर्स के आने के बाद, कि बेटा जरूरी है कि आप अपनी चीजों को घर पे भी पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं घर पे बैठ के। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी ऑनलाइन लेक्चर्स, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन आपको ऑलरेडी हाथ में सिलेबस दे रखे हैं, राइट। बट फिर भी अगर आपको कोच के लिए जाना है तो आप ये मत देखिए ना कि अगर मुझे कोच के लिए जाना है, मुझे कोचिंग चाहिए, तो हमें वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जो अगर आपके लिए 50 से 60 बच्चे 70 बच्चे पढ़ा रहे हैं, या वहां अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको जहां पर 500 1000 लोगों की भीड़ है, राइट। तो कोशिश ये करना चाहिए, मुझे कोचिंग क्यों करना है, हमें कोचिंग इसलिए करना है क्योंकि हमने तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है घर पे, बट हमें जो करना है, हमें चीजों का अप्रोच डेवलप करना है। हमें चीजें सोचा कैसे जाता है, हमें लोग क्या बता देंगे, हमें लोग कुछ नहीं बताते, टीचर्स कुछ नहीं बताते आपको, बेटा वही सिलेबस को आपको कंप्लीट करा के दे देते हैं। बट वो सिलेबस को कंप्लीट कराने के ऊपर भी जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज अप्रोच, है ना। आपको जो डायमेंशन डेवलप होना चाहिए, लाइक हम किसी टॉपिक में लिख रहे हैं, उसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, है ना, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ये सारे टॉपिक्स क्यों हैं। इन सारे टॉपिक्स को इसलिए भी देखना है इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्योंकि अगर हम वहां जा रहे हैं, क्या मेरा माइंडसेट डेवलप हो रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चों ने, अभी जैसे आते जाते बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उनसे नॉर्मली पूछा जाता है कि बेटा आपने क्लासेस ले लिया, खत्म कर लिया। उन्होंने बोला हाँ सर कंप्लीट कर चुके हैं, हम 1 ईयर 2 ईयर क्लासेस ले चुके हैं, जो अदर इंस्टीट्यूशन से बच्चे होते हैं। तो हमने उनसे 2-3 चीजें पूछी, तो उन्होंने कहा सर ये हमारे टॉपिक में क्लियर ही नहीं किया गया, आज तक पढ़ाया ही नहीं गया है। ट्रस्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी आते हैं, जो टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे आ रहे हैं आज के डेट में। उनका कहना है सर कि टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को सर हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया ही नहीं गया। उस टॉपिक को इंस्टीट्यूशन में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है बच्चा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, उनको तो बस सिलेबस पढ़ाना है। सिलेबस के ऊपर भी सबसे बड़ी चीजें होती हैं आपकी जो करंट अफेयर्स की चीजें होती हैं, जो आपके कंटेम्प्रेरी इशूज होते हैं, जो समकालीन परिस्थितियों में देखा जाता है, उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कराना बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटैच करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई टॉपिक अटैच होता है, उस प्रीवियस ईयर टॉपिक, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई टॉपिक आया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, पॉसिबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया, तो पॉसिबल है कि उसके अगल बगल के जो टॉपिक्स हैं, जो अगल बगल में जो हम चीजें पढ़ते हैं, है ना, उन सारे टॉपिक्स को भी हमें समझना है। अब ऐसा नहीं कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा और छोड़ दिया, राइट। उसके पास में ही जो और भी चीजें हुई, और भी इंसिडेंट है ना, और भी जो ऐसे प्रॉब्लम्स आए उस पर्टिकुलर टाइम पर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हुआ, उन सारे टॉपिक्स को भी देखना है। इवन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चंस लिखते हैं, तो क्वेश्चंस लिखते समय हम उस बेस को भूल जाते हैं, जो हमको बेस कभी हमको एनसीईआरटी जैसे बुक्स में पढ़ा होगा। हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामले में देखते हैं कि कई बच्चे जो टीचर पढ़ा देते हैं उस पर ही फोकस करते हैं। बच्चा वो ध्यान नहीं देना है आपको टीचर्स ने क्या पढ़ा दिया, और उस पर हमें फोकस करना है। हमें ध्यान देना है कि क्या जो यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर ही छुपे हुए कीवर्ड्स में होते हैं, राइट। और कीवर्ड्स छुपे भी होते हैं, कुछ बाहर भी दिखते हैं, और इस कीवर्ड के साथ साथ एक होता है टेल्स, जिसे बोल सकते हैं पूछ, क्वेश्चन का पूछ, जिसमें हो सकता है आपको टिप्पणी करने के लिए, आपको इसमें प्रकाश डालने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, जिसमें कमेंट हो सकता है, एनालाइज हो सकता है, इवन एनलाइटनमेंट ऑफ द क्वेश्चंस हो सकता है। तो इस सारी चीजों को भी देखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय 2 से 3 चीजें और भी देखनी होती है, जो कि आपका है स्टेट ऑफ माइंड, जो कि मनस्थिति है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या है आपका। सेकेंडली आपका जो जहां पे आप टेस्ट दे रहे हैं उसका एनवायरमेंट क्या है, उसका माहौल क्या है, ये ध्यान मैटर करता है आपके लिए। इवन आपके लिए सबसे बड़ी जो चीज मैटर करता है, क्या वो कंटेंट हमने जो पढ़ा है, क्या वो कंटेंट को हम ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन के तौर पे देख सकते हैं। क्या किसी टॉपिक को, जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है,
क्या ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कई डायमेंशन में देख पा रहे हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग को हमने ग्लोबली देखा तो देख सकते हैं? क्या हमने सोशली देखा? ऐसा नहीं देखा तो उसको देखना पड़ेगा। अगर हमें इकोनॉमिकली देखना है तो इकोनॉमिकली भी देखना पड़ेगा, राइट। अगर इसको देखें साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है ये ग्लोबल वार्मिंग, तो इसको भी देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, साइंटिफिक कैसे हो सकता है, इन सारे कल्चर पे, सॉरी इन सब पैटर्न पे ध्यान रखना। कल्चर भी देख सकते हैं, कल्चर भी कैसे माने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, ठीक है। तो लास्ट में कुछ एक मैसेज छोटा सा देना चाह रहा हूं सबको कि बेटा कोशिश ये करो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, बेटा आप 3 से 4 दिन जाके पढ़िए वहां पर। जरूर आप अपने आप को देखिए कि हम क्या चीजें वहां पे समझ पा रहे हैं। अगर चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही है या हम सबके समझ में नहीं आ रही है तो हमारी किसी काम का नहीं वो चीज ना, राइट। तो हमें अगर उस चीज को समझना है कि जो जिस चीज ने पढ़ाया, जो टीचर ने पढ़ाया, क्या उस चीज को मुझे समझ में आ रहा है। अगर हमें वो चीजें समझ में आ रहा है तो तब तो ठीक है। इवन ये भी ध्यान रखना है कि हमें ब्रांडिंग के ऊपर नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चों का होता है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे दिन भर आप देखोगे, न्यूज़पेपर पे देखोगे, हर तरफ एक ही, मतलब हर बार एक ही कोचिंग का नाम, हर बार एक ही कोचिंग का नाम। बेटा खुद सोच के देख लो एक बार, एक एक एडवर्टीजमेंट के लिए 50 to 60,000 रुपए पर डे का एडवर्टीजमेंट होता है बेटा, समझे। 50 to 60,000 का एडवर्टीजमेंट, वो भी इनको महीने भर का ऐड करना है ऑन अ न्यूज़पेपर इन अ पर्टिकुलर, एक न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं मैं। दैट विल बी अराउंड कॉस्टिंग 15 to 16 लाख रुपए, 15 से 16 लाख रुपए एक न्यूज़पेपर में। कम से कम 3 से 4 न्यूज़पेपर पर डाल दिया इन्होंने तो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए। होर्डिंग लगाया तो इन्होंने कम से कम 40 से 50 लाख रुपए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 5-6 सेंटर हुआ तो उन्होंने सोच के देखिए, इस पे कम से कम उनका एडवर्टीजमेंट में महीने का खर्चा अराउंड नहीं तो आपका कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए है। सोचो ये पैसा है किसका? ये पैसा आपका है बेटा, ये पैसा आपका है। और इस पैसों को ध्यान में रखना है आपको। जो भी पैसा आपने कहीं फी के लिए डिपॉजिट कर रखा है, राइट, उस पे फोकस आपके एडवर्टीजमेंट पे किया जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को बहुत बड़े लेवल पे जाके एडवर्टाइज करना है। बेटा सिंपल बात यह है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ाता है ना तो उसको डंका बजाने की जरूरत नहीं है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाता है कि हम इतना ऐड कर दिए, राइट। तो देखो जो दिखता है वो बिकता है, ये माइंडसेट है हमारे सोसाइटी का। लेकिन बेटा एक चीज और समझना है, जो भी दिखता है एक्चुअली हमें दिखाया जा रहा है, राइट। लेकिन जो एक्चुअल में मुझे देखना है वो हम देख नहीं रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।